मैं जब घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ खामोशी का राज था। सहन में लगा 100 वाट का बल्ब पूरे सहन को रोशनी देने में नाकाम था। घर में दाखिल होने के बाद सन्नाटा और अंधेरा मुझसे रोजाना ही बगलगीर हो जाते थे और ऐसे में मेरा खफकान बढ़ जाता। मेरे चारों तरफ भाभियां उस वक्त अपने बच्चों के साथ बिस्तर में लेटी स्टार प्लस के मनपसंद ड्रामे ड्राई फ्रूट खाते देख रही होती थी और उनकी टीवी की हल्की हल्की आवाजें बाहर सहन के सन्नाटे में गूंज रही होती। इस सन्नाटे में मुझे अपने कदमों की आवाजें बिल्कुल ही उदास कर देती, क्योंकि जब से अम्मी फौत हुई थी घर में मेरे आने जाने की किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। पहले अम्मी जिंदा थी तो मेरे बाहर निकलने से पहले किचन में खड़े होकर नाश्ता बनाते हुए मुझे आवाज जरूर देती थी कि टेबल पर नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना, ऐसे मत चले जाना वरना खाली पेट सारा दिन सर में दर्द रहेगा। और फिर जब मैं वापस आता तो पूरा घर क्यों ना सो रहा होता, मेरी माँ जाकर मेरा इंतजार करती। ख्वाह कितनी ही सर्दी होती, उनके कमरे का हल्का सा दरवाजा खुला होता और जो ही मैं दस्तक देता वो तीर की तरह दौड़ती हुई दरवाजे पर आती और खुशी खुशी मेरी बलाएं लेने लगती और फिर मुझे लेकर किचन में आती। फटाफट मेरे लिए खाना गर्म करती और मोहब्बत से वो खाना मुझे परोसती। मैं इस दौरान अपने मोबाइल में सर्दिये खाना खाते चला जाता और अम्मा मुझे देखने के साथ साथ चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा देती। वो चाय मेरे साथ ही पीती थी। फिर इस दौरान वो गाहे बगाहे मुझसे पूरे दिन की मसरूफियात के बारे में पूछती और मैं मोबाइल में मसरूफ इन्हें हूँ हाँ करते हुए जवाब देता चला जाता। उस वक्त तो इतना पता ही न चला कि मोहब्बत में जागती मेरी ये माँ मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत है, जिसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में खला ही खला था। मोबाइल तो मेरे हाथों में अब भी था, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला, मेरे देर से घर आने पर मेरी फिक्र करने वाला, मुझे हर वक्त खाने का पूछने वाला अब कोई नहीं था। अब सुबह उठकर मैं नाश्ते के बगैर चला जाऊं या घर वापसी पर मैं कितना भूखा लौटूं, अब ये एहसास करने वाला कोई नहीं था। हालांकि मेरा घर रिश्तों के नाम पर भरा हुआ था, भाभी भाई भांजे भतीजे, लेकिन अपनायत एहसास और मोहब्बत के बगैर ये रिश्ते बस 3 डब्बे लगते थे। अम्मी अपने साथ जाते जाते मोहब्बत और एहसास जैसी नेमत भी इस घर से ले गई थी। मैं भाइयों में सबसे छोटा था और अभी बीए के आखिरी पेपर दिए थे कि अम्मी को कैंसर डायग्नोज हो गया और 1 साल के अंदर अंदर अम्मी जैसे घुलती चली गई और बिलाखिर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। और अम्मी क्या गई कि मुझे हर छोटी बड़ी कमी का एहसास होने लगा। ऐसे लगता था जैसे इस घर की दीवारें मेरे लिए तंग पड़ गई हो, जिनमें से गुजरने का ना तो मुझे रास्ता मिल रहा था और ना ही सुकून। भाभीियों को सुबह सुबह मेरा नाश्ता बनाना खिलने लगा था। मुझे नाश्ता देने के लिए वो एक दूसरे से उलझने लगी। सबसे बड़ी भाभी छोटी भाभीियों को चिढ़ कर कहती कि इसका नाश्ता बनाना मेरे ही सर पर क्यों डाला जाता है, कभी तुम लोग भी इसका नाश्ता बना लिया करो। तो दूसरे तीसरे नंबर वाली भाभी मुंह बनाकर बोलती कि हमारे बच्चे छोटे हैं, सारी रात उनके साथ जागना पड़ता है, हमसे इतनी सुबह नहीं उठा जाता, या अपने 100 काम के उज़्र वो बयान कर डालती। ये तकरीबन रोज का ही तमाशा होने लगा तो मैं सारी सिचुएशन से घबरा गया और अपनी ही भाभीियों के साथ लड़ने लगा। मैं चूंकि छोटा था और अम्मी ने हमेशा मुझे लाडला रखा था, जमाने की ऊंच नीच अगर मुझे समझाती तो मुझे उस वक्त नहीं समझ आई, जिसका मुझे अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा था कि मेरे अपने ही बड़े भाई जिनकी गोद में मैं बच्चों की तरह बड़ा हुआ था, वो मुझे गुस्सा करने लगे थे। कितने बड़े हो गए हो, अपना नाश्ता खुद बना लिया करो, क्यों घर में टेंशन तुम्हारी वजह से बनने लग गई है। तो मैं अपने बड़े भाइयों की बातें सुनकर दंग रह गया। हालांकि ये बात तो उन्हें अपनी बीवियों को समझानी चाहिए थी कि तुम लोगों का एक ही देवर है और सबसे छोटा है, तुम लोगों के बच्चों की जगह पर आता है, तो इसका नाश्ता क्या मुश्किल है कि तुम लोग एक दूसरे से उलझ रही हो और घर का निजाम खराब कर रही हो। लेकिन अपनी बीवियों को समझाने के बजाय मेरे भाई मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। तो उस दिन मैंने जान लिया कि अब लाड करने और लाड उठाने के दिन खत्म हो गए हैं। इसीलिए मैंने अपने नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली। लेकिन कभी कभी जब मेरा नाश्ता बनाने को दिल न करता तो फिर मैं भूखा ही बाहर निकल जाता। लेकिन इस बात की किसी को भी परवाह न होती, क्योंकि मैं बेरोजगार था। अगर मेरा रोजगार होता और आमदन अच्छी होती तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। और ये बात भी मुझे बहुत जल्दी अपने घर में रहकर समझ आ गई, जब मेरी भाभीियों ने मुझे बेरोजगारी के ताने देने शुरू कर दिए। एक तो मैं बेरोजगार था और दूसरा बड़े भाइयों के साथ रह रहा था, तो भाभीियों को लगता था कि जैसे मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। ऐसे में अब्बू ने मुझे मशवरा दिया, बजाय मैं सारा दिन घर पे पड़ा रहूं, बेहतर है कि कहीं छोटी मोटी जॉब तलाश करके अपना गुजारा करने की कोशिश करूं। घर के हालात और रोजगार के हालात देखकर मैं दिन ब दिन बददिल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी जॉब सिफारिश के बगैर मिलनी नामुमकिन थी और हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई ऐसा रिश्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था जिसकी सिफारिश से मुझे किसी अच्छी कंपनी में बीए के फौरन बाद ही जॉब मिल जाती। मैं खुद भी इस सिलसिले में बेहद परेशान था कि अब्बू ने मुझे कहा कि तुम कोशिश करो कि बाहर चले जाओ। तो अब्बू की ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने बाहर के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कुछ पैसे अब्बू के पास थे और कुछ मैंने उधार लिए और यूं बाहर चला गया। बाहर से जब मैं मोटर
छोटी मोटी रकम अब्बू के नाम भेजता तो भाई भाभीियों की राल टपकने लगी। उन्होंने मुझसे रवाबित खुद ही इस्तवार कर लिए। मैं हैरान था कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरा कोई भाई भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आया। भाभियां भी दरवाजे तक मुझे रुखसत करने ना आई, बल्कि मैं खुद ही इनके पास खुदा हाफिज करने गया। और अब यही भाई भाभी मुझे फोन करके मेरा हाल अहवाल लेते हैं तो मैं शिद्दत रह गया। मैं इतना तो जान गया था कि ये सब रुपए पैसे की कशिश है, लेकिन उसके बावजूद उनकी इतनी ढेर सारी मोहब्बत देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। या शायद मैं उनकी मुनाफिकत भरी मोहब्बत में खुद अपने आप को ही धोखा देता जा रहा था। भाई या भाभी में से कोई भी फोन करके अपनी जरूरत के लिए मुझे जब पैसों का बोलते, मैं खुद को जैसे हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता कि मैं भी इस काबिल हो गया हूँ कि मुझसे भाई भाभी मांग रहे हैं। ये चीज पता नहीं क्यों मुझे खुशी भी देती और मुझे ये एहसास दिलाती कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। इसी दौरान मैं छुट्टी लेकर जब वतन लौटा तो मैं ये देख कर तो दंग रह गया कि मेरे भाई भाभी मेरे पैरों तले अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं। मेरी इज्जत का मयार तो एकदम से बदल गया। हर कोई मुझे वो मोहब्बत और मान देने की कोशिश कर रहा था जो अम्मी के मरने के बाद उन रिश्तों ने खुद खत्म कर डाली थी। मुझे घर में इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वापस अपने काम पर जाऊं। लेकिन अब्बू बहुत दूरंदेश इंसान थे। उन्होंने जब देखा कि मेरा वापसी का इरादा डामाडोल हो रहा है तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, ये सब जो तुम्हें इस वक्त सर पर उठा रहे हैं ये तुम्हारे पैसे की ताकत की वजह से है। इस पैसे की ताकत को समझो और उसे अपने हाथ से जाने मत दो। लेकिन जाने क्यों, कम उम्री कह ले या ना आकिबत अंदेशी, मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अब्बू ने मुझे किसी तरह समझा बुझाकर दोबारा से बाहर जाने पर आमादा कर लिया। मैं वापस तो आ गया, लेकिन हर वक्त मुझे अपनी घर की याद सताने लगी, जहां मेरी भाभी, भाई, भांजे, भतीजे मुझे हद दर्जा प्यार करते हुए दिखाई देते। भाभियां जिस तरह से पूछ पूछ कर मेरी मन मर्जी के मुताबिक खाने बनाती, वो मुझे प्यार से खिलाती थी और मुझे भुला ही नहीं भूल रहा था। मैं जब भी खाना खाने लगता तो मुझे अपने घर में खाने की वो खुशबू और भाभियों का अपने अपने खाने मुझे जबरदस्ती खिलाने का मुकाबला याद आ जाता तो फरते जज्बात से मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने अब्बू से कहा कि मैं पैसा जमा करके वतन वापस आ जाऊंगा, मुझसे अब दयारे गैर में नहीं रहा जाता। लेकिन अब्बू मुझे समझाते कि अभी कुछ साल तुम बाहर ही रहो, इतना पैसा जमा कर लो कि अपना एक घर और अलग से कारोबार के लिए पैसा जमा करो ताकि किसी के मोहताज ना रहो। क्योंकि अब्बू अब घर की इस बदलती फिजा को बहुत करीब से मुशाहिदा कर चुके थे। उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी जिसे वो अब भी चलाते थे, लेकिन अम्मी के मरने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लग गई, इसीलिए वो दुकान को इतना टाइम नहीं दे पाते। हालांकि मैंने उन्हें कई बार मना भी किया कि आपको ये दुकानदारी करने की जरूरत ही क्या है, जबकि मैं आपको एक बड़ी रकम भेज देता हूँ जो आपकी जरूरत से भी ज्यादा है। तो अब्बू कहते हैं कि ये दुकानदारी मैं पैसों के लिए नहीं करता बल्कि अपनी मसरूफियात के लिए करता हूँ, क्योंकि घर में पड़ा रहने से बहुत बेहतर है कि इंसान जब तक जिंदा है अपने हाथ पैर चलाता रहे। यूं वो किसी के सामने मोहताज भी नहीं होता और उसकी खुददारी भी कायम रहती है। और रह गए तुम्हारे पैसे तो वो मैं तुम्हारे ही नाम से बैंक अकाउंट में जमा करता रहता हूँ, वो तुम्हारी अमानत है, जब चाहे आकर ले लो। तो मैं अब्बू की बात पर अक्सर नाराज हो जाता कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो वो मुझे समझाते कि बेटा, मेरी तो इतनी जरूरियात भी नहीं है, लेकिन ये पैसा कल तुम्हें बहुत काम आएगा। और उनका कहना पत्थर पर लकीर बन गया। जब मुझे इत्तला मिली कि अब्बू पर फालिज गिर गया है तो मैं ये खबर सुनने के बाद बेहद बेचैन हो गया। मुझसे अब ये जॉब नहीं की जा रही थी। बार बार अब्बू का चेहरा मेरे सामने आता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। फिर मैंने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला किया, मुझे वतन वापस चले जाना चाहिए। तो मैं फौरन अब्बू के पास आ गया और जब मैंने उनकी हालत देखी तो मैंने खुद अपने आप को थपकी दी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब्बू की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। कहने को मेरे बड़े भाई, भाभियां, उनके बच्चे घर में सभी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अब्बू को खुद से लाताल्लुक कर रखा था और एक बोझ की तरह उन्हें समझने लगे थे, इससे मेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। ना तो अब्बू को दवाई वक्त पर मिलती और ना ही उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता। मुझे एक हफ्ता तक घर में सब ने सर आंखों पर बिठाया और बिल्कुल पहले की तरह प्रोटोकॉल दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा तो उनके रवैयों में इतनी तेजी से तब्दीली आई कि मैं परेशान हो गया। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब्बू गलत नहीं कहते थे कि पैसे में वाकई बहुत ताकत होती है।
ये आपसे रिश्तों को जोड़ने का बायस बनता है और तभी लोग आपको अपने सरों पर बिठाते हैं। गोया मुझे नहीं बल्कि मेरे पैसे की ताकत ने मुझे उनके सर पर बिठाया और अब उन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे हाथ में पैसा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी आंखें ही फेर ली। वो भाभियां जो खाने बना बना कर मेरे सामने रखती थीं, अब मुझे नजर ही नहीं आती। अपना अपना खाना बनाती और अपने कमरों में चली जाती। कोई हम बाप बेटे को पूछता तक नहीं था कि हमें भूख लगी है या नहीं। अब्बू का तो परहेजी खाना बनता था, लेकिन इस परहेजी खाने पर भी भाभियां आपस में लड़ती रहती और उनका खाना पीना एक दूसरे पर डालती रहती, जिसकी वजह से कितनी बार एन टाइम पर उनका खाना न बन पाता और अब्बू इंतजार में बैठे दरवाजे की तरफ इंतहाई बेबसी से देखते रहते। मैं उस घर में अपनी और अब्बू की अहमियत को जान चुका था, इसीलिए अब्बू की तमाम तर जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली थी। उन्हें वक्त पर खाना देना, उनके गंदे कपड़े धोना और दवाई दारू सब मैं करता, और साथ साथ मैंने जो पैसा कमाया था उससे अपने कारोबार करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से मैं बुरी तरह से नाकाम हो गया और मेरा सारा पैसा डूब गया। इससे पहले कि मैं दोबारा अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाता, मैंने उनसे अपनी इस रकम का तकाजा किया जो उन्होंने मुझसे उधार के तौर पर ली थी। लेकिन भाई और भाभियां आए बाएं शाएं करने लगे और मुझसे लड़ने लगे कि मैं कैसा भाई हूं जो पैसे देकर उनसे मांग रहा हूं। हालांकि जिस वक्त मैंने उन्हें पैसे दिए थे तो बतौर कर्ज ही दिए थे, लेकिन अब अपना पैसा वापस मांगने पर वो मेरे साथ लड़ाई बनाकर बैठ गए। तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब्बू की दवाइयां हर 15-20 दिन के बाद लानी होती थीं और मैं ये देख रहा था कि अब्बू की दवाई दारू के सिलसिले में कोई भाई भी माली मदद करने में आगे नहीं आता था, बल्कि वो हर वक्त अपनी माली मुश्किलात पर रोने डालकर बैठ जाते। गोया दूसरे लफ्जों में वो अब्बू पर अपना कोई टक्का भी खर्च करने पर आमादा न थे और मैं अब्बू को इस कस्मा पुरसी की हालत में मरता हुआ देखता नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर ली और शाम को ट्यूशंस का सिलसिला पकड़ लिया। इससे इतना हुआ कि अब्बू की जो दवाई लानी होती उसमें कोई तात्तुल पैदा न हुआ। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वहां पर बहुत सारे मेल फीमेल टीचर्स मेरे घर के हालात के बारे में मुझसे सुन चुके थे, लेकिन उनमें एक नाजिया नामी टीचर की हमदर्दी मुझसे बढ़ गई थी और ये मैं काफी दिनों से देख रहा था। वो अब्बू के लिए अक्सर यखनी बनाकर घर से लाती और मुझे स्कूल में दे देती कि ये अपने अब्बू को जरूर पिलाइएगा। 2-3 बार वो हमारे घर अपनी अम्मी के साथ मेरे अब्बू को देखने भी आई, तो अब्बू के लिए फ्रूट्स और यखनी घर से बना कर लाई और बड़े ही प्यार से अब्बू को पिला दी। वो इनका ख्याल ऐसे रखती जैसे कोई अपनी सगी बेटी रखती है। अब्बू उसके आने पर बहुत खुश होते। वो कई बार उनके गंदे कपड़े जबरदस्ती कमरे में से ले गई और धोकर इस्त्री करके मेरे हवाले कर देती। अब्बू की जब जबान की सख्ती थोड़ी कम हुई और वो हल्का हल्का बोलने लगे तो वो अक्सर नाजिया का पूछते और मुझे कहते कि अच्छी लड़की है, अगर तुम्हें पसंद है तो हम रिश्ते की बात चलाएं। तो मैं हैरान होकर अब्बू की तरफ देखता और हंसने लगता कि अब्बू भला मेरी तनख्वाह ही क्या है कि आप इससे रिश्ते की बात करेंगे। ये उसकी हमारे साथ फकत इंसानी हमदर्दी है जिसके तहत शायद वो आपसे उनसियत करने लग पड़ी, वरना मैंने तो कोई ऐसी बात महसूस नहीं की कि जिस पर मैं ये कह सकूं कि वो भी मुझ में कोई दिलचस्पी लेने लगी है। लेकिन न जाने क्यों मैं अब्बू से ये बात गलत कर बैठा था, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि नाजिया मुझ में खास दिलचस्पी लेने लगी है। वो स्कूल में बहाने बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करती। वो बातों बातों में कई बार अब्बू का पूछती। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन कोई भी मेरे अब्बू में ना तो कोई दिलचस्पी रखता था और ना ही कोई उनके बारे में इतना पूछता था जितना नाजिया पूछती थी। उसके अलावा जब मैं किसी दिन स्कूल से इमरजेंसी की वजह से छुट्टी कर लेता तो वो अपनी बहुत ज्यादा केयर शो करती, और जिस दिन बगैर बताए छुट्टी कर लेता तो वो इतनी ज्यादा फिक्रमंद हो जाती कि मैं हैरान रह जाता। उसकी तरफ से ये सारी अलामात यही शो कर रही थी कि मैं उसकी जिंदगी में कहीं न कहीं अहमियत पा चुका हूँ। तो मैं इतना तो जान गया था कि वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मैं इस जज्बे को मजीद हवा इसीलिए नहीं दे पा रहा था कि मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं था। अभी तो जो मैं कमा रहा था उसमें फकत अब्बू की दवाई आ जाती, लेकिन शादी जैसी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मेरे पास न तो अच्छी जॉब थी और न ही इतना पैसा। तो फिर अपनी अज़दवाजी जिंदगी कैसे खुशगवार बना सकता था। मैं जब से बाहर से लौटा था और अपने खूनी रिश्तों को करीब से आजमाने पर मैं ये जान चुका था कि पैसे के बगैर तो कोई रिश्ता भी पायदार नहीं। आप लोग मेरी ये बात सुनकर कहेंगे कि ये अफसानवी बात है, लेकिन जिस पर बीती है वही ये बात समझ सकता है। लेकिन सच तो ये था कि नाजिया मुझे बहुत ही पसंद थी और मैं दिल से चाहता था कि मैं इसे प्रपोज करूं, लेकिन ये सोचकर डर जाता था कि इस लड़की को बिना पैसे के मैं क्या खुशियां दे सकूंगा। एक दिन मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर नाजिया से इस सिलसिले में बात की और उससे पूछा कि कहीं पर एंगेज तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी अभी कहीं पर भी मंगनी नहीं हुई। तो मैंने अगला सवाल उससे ये किया कि क्या वो किसी को पसंद करती है। तो मेरी बात सुनकर वो शर्माई और उसने अपनी निगाहें झुका ली और फिर आहिस्ता से कहा,
पसंद तो करती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मुझे मायूसी हुई। मैं वहां से उठने ही वाला था तो वो मेरे रास्ते में आन खड़ी हुई और मुझसे पूछने लगी कि आप मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। तो जाने कैसे मेरे मुंह से यह निकल गया, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद आप किसी और को पसंद करती हैं, तो अब ये सारी बातें गैर जरूरी हो गई हैं। तो उसकी आंखों में एकदम से चमक उभरी और फिर से उसने कहा कि आपने आधा सच जाना है, पूरा सच जान लेंगे तो आपको ये बातें गैर जरूरी नहीं लगेंगी। तो मैंने उससे कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो आप ही हैं। और ये बात करके उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबा दिया और वहां से एकदम बाहर की तरफ भाग गई। तो मैं उसकी इस अदा पर मुस्कुरा कर रह गया। फिर हमारे दरमियान बातों का सिलसिला फोन पे शुरू हो गया तो उसने मुझे बाकायदा रिश्ता लाने के लिए फोर्स किया। तो मैं परेशान हो गया। जब उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने साफ साफ कहा कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ और जब मैं अपने पाँव पर अच्छे से खड़ा हो जाऊंगा तो ही शादी करूंगा। तो इसने मुझसे पूछा कि आप क्या कारोबार करना चाहते हैं। जब मैंने उसे मोबाइल शॉप के हवाले से बताया कि मैं मोबाइल का काम अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, जो ही मेरे पास एक अच्छी अमाउंट हो गई तो फिर मैं ये काम शुरू करूंगा। तो उसने अगले ही दिन अपने तमाम जेवरात लाकर मेरे हवाले कर दिए और कहा कि बेचकर अपने कारोबार में लगा दें। तो मैं इस लड़की पर हैरान रह गया जो अपनी तमाम जमा पूंजी मेरे हवाले कर चुकी थी। मैं इस लड़की के ख्यालात से बेहद मुतासिर हुआ। मैंने उसके तमाम जेवरात उसे वापस लौटा दिए और कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अपने मकासद को हासिल कर लूं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत भी मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरे पास थोड़ा सा सरमाया महफूज था, लेकिन अपनी खुद एतमादी की कमी की वजह से ये कारोबार शुरू करते हुए मैं हिचकिचाहट का शिकार था। लेकिन अब नाजिया के साथ ने मुझे बहुत हिम्मत दे दी और मैंने बहुत ही कम सरमाए से ये कारोबार शुरू कर डाला और स्कूल की जॉब भी छोड़ दी। अल्लाह की मदद, वालिद की दुआ और नाजिया की हिम्मत से मेरा कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा और मैं इस काबिल हो गया कि मैं अलग घर लेकर नाजिया को अपनी दुल्हन बनाकर ला सकूं। तो फिर मैंने नाजिया से शादी करने में देर नहीं की। मेरे भाई और भाभी इस रिश्ते पर खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बिरादरी में से ही कोई रिश्ता कर ले, क्योंकि वो बिरादरी से बाहर रिश्ता करने के हक में नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा फैसला अटल है और मैं नाजिया के अलावा किसी और को अपनी दुल्हन बनाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता और दूसरी तरफ अब्बू भी मेरे साथ है, तो ये सब चुप कर गए। लेकिन उन्होंने मेरी शादी में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी या खुशी का इजहार नहीं किया। मैंने अपनी शादी के तमाम मामलात अब्बू के साथ मिलकर तय किए, लेकिन वलीमे वाले दिन एक कयामत मेरे सर पर टूट पड़ी। जब वलीमे पर मेरे बचपन का एक दोस्त आया और जो ही उसने नाजिया को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो स्टेज पर अपनी तस्वीर उतरवाए बगैर ही जल्दी से नीचे उतरा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और फिर वो साइड पर जाकर खड़ा हो गया। तो मैं भी उसके पीछे पीछे स्टेज से नीचे उतरा और उसके करीब जाकर बोला कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है और इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो कहने लगा कि ये लड़की कौन है और तुम्हें कैसे मिली। उसकी ये बात और लबो लहजा सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वो जिसकी बात कर रहा था वो मेरी शरीके हयात थी, इज्जत थी, गैरत थी। कोई इसके बारे में इस तरह से बात करे ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मुझसे बात करने वाला भी कोई आम नहीं था। वो मेरा बचपन का बहुत गहरा दोस्त था और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने इंतहाई तहम्मुल के साथ उसके सवालों के जवाब दिए और कहा कि तुम्हारी भाभी और मैं शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, हम दोनों ही वहाँ जॉब करते थे। मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला और आज ये मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी। अब कुछ और जानना है तो तुम मजीद सवाल कर सकते हो। तो इसने कहा कि मैं मजीद कोई सवाल नहीं करना चाहता, बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिसे तुम इतनी इज्जत देकर अपनी बीवी और मेरी भाभी बता रहे हो वो नीरू बाई के कोठे पर जिस्म फरोशी करती है। उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं नाजिया और इसकी माँ को बहुत अच्छे से जानता था। हमारा शादी से पहले भी एक दूसरे के घर आना जाना रहा। मैंने कभी उनमें ये चीज नहीं देखी, वरना कोठे पर काम करने वाली खवातीन के नाजो अंदाज दूर से ही पता चल जाते हैं। जबकि नाजिया और उनकी फैमिली हद दर्जा शरीफ लोग थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम्हें शदीद गलत फहमी हुई होगी, नाजिया का इस गली से कोई ताल्लुक वास्ता दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे वो कहने लगा कि ऐसी औरतें शादी करने के लिए भला कब सच बोलती
होती हैं और ना ही अपने धंधे के राज बताती हैं। ये तुम जैसे ही शरीफ लोगों को फांस कर अपना मतलब निकालती हैं और फिर उड़न छू हो जाती हैं। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर आपे से बाहर हो गया और उसे मारना शुरू कर दिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शादी का ये मरहला खुशउस्लूबी के साथ मैंने तय कर लिया और अब मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। मेरे दोस्त ने कुछ दिन के बाद ही मुझसे माफी मांग ली, लेकिन मैंने नाजिया के सामने अपनी दोस्त की किसी बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों से देख रहा था कि नाजिया बहुत परेशान रहने लगी है। वो रोज मुझसे बहुत सारे पैसे मांगती है। मैं नहीं देता तो मैं के चली जाती। अगले दिन जब वो आती तो उसके पास एक मोटी रकम होती जो मैं उसके पर्स में से अक्सर देख लेता। मैं हैरान होता कि इतनी बड़ी रकम उसके पास कहां से आ गई, लेकिन मैं उससे पूछता तक नहीं था। मगर मेरी हैरानगी अपनी जगह पर कायम थी, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। वो इतनी बड़ी रकम भला उसे कैसे दे सकते थे। खैर, मैं खामोश हो गया। एक रात मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। मैं जल्दी में घर से निकल गया और अपने डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया। रास्ते में जब मुझे याद आया तो मैं फौरन घर की तरफ रवाना हुआ। गेट की एक चाबी मेरे पास होती थी। मैं जो ही गेट खोलकर अपने बेडरूम में गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी मेरे उसी दोस्त के कदमों में अपना सर रखकर रोई जा रही थी। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। मैं धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ तो नाजिया और मेरा दोस्त घबरा गए। नाजिया रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसी दौरान मेरा दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो गया। तो मैंने नाजिया को बालों से पकड़ लिया और इंतहाई गैज़ व गज़ब से उससे पूछा कि ये सब क्या है। मुझे सारी हकीकत सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। तो नाजिया ने मुझे जो बताया उससे मेरा दिमाग घूमने लगा। उसने कहा कि मैं नीरू बाई के कोठे पर काम करती थी। वो मुझे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करती रही, लेकिन मैंने हामी ना भरी और अपने माँ बाप को लेकर किराए के मकान में आ गई और स्कूल में जॉब कर ली। आपका ये दोस्त कोठे पर आ जाया करता था, तो उसने मुझे वहां पर छोटे मोटे काम करते देखकर मेरी कई तस्वीर बना ली और अब वो उन्हीं तस्वीर के साथ मुझे ब्लैकमेल करता है कि मुझे मतलूबा रकम दे, नहीं तो मैं ये सारी तस्वीर तेरे शौहर को दिखा दूंगा। तो मैंने डर के मारे अम्मी के जेवरात बेचकर उससे रकम अदा की, लेकिन अब वो मुझे सारी तस्वीर नहीं दे रहा और मजीद रकम का मुतालबा कर रहा है। तो ये सारी हकीकत जानकर मेरा खून खौल उठा, ये सोचकर कि हम मर्द कितने बड़े दरिंदे हैं। ना तो उन खवातीन को कोठों पर जीने देते हैं और ना ही उन्हें अपने माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजारने देते हैं। मैंने नाजिया को तसल्ली दी कि उसे मजीद ब्लैकमेल होने की कतई जरूरत नहीं है। फिर मैंने ब्लैकमेलिंग का ये सारा मामला FIA के हवाले किया, तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे दोस्त को सीधा कर दिया। उसके कैमरे में जो भी तस्वीर थी वो सब डिलीट कर दी और इसे जेल भेज दिया। नाजिया और मैं अब एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और मैंने उसे इतना खुश रखा है कि माजी का हवाला अब उसे परेशान नहीं करता।